दोस्तों, भारत एक सोच, धर्म, समाज और राजनीति के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी तक पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि भारत में सांप्रदायिक राजनीति, कम्युनल पॉलिटिक्स कैसे विकसित हुआ। इसी साथ हमने देखा भारत को आज़ादी कैसे मिली। थोड़ा हमने पार्टीशन, भारत का विभाजन, कश्मीर की समस्या के बारे में भी देखा। अब हम एक दूसरे मुद्दे पर डालेंगे अपना ध्यान। वो बात यह है कि कम्युनलिज्म या सांप्रदायिकता, इसका समाज पे क्या परिणाम होता है और इसकी राजनीति के कारण समाज में किस किस प्रकार के असर होते हैं, वो हम अभी अगले कुछ एपिसोड्स में देखने की कोशिश करेंगे। पहले मैं ये बता दूं कि सांप्रदायिकता या कम्युनलिज्म, इसके दो भाग होते हैं। एक भाग जो आसानी से दिखता है और दूसरा भाग जो छुपा हुआ होता है। जो दिखता है भाग वो होता है सांप्रदायिक हिंसा, कम्युनल वायलेंस, और जो भाग छुपा होता है वो होता है सांप्रदायिक राजनीति, कम्युनल पॉलिटिक्स और उसका एजेंडा। अब सांप्रदायिक एजेंडा को हम बाद में देखेंगे, क्योंकि मुख्य रूप से ये समाज में ऐसी नीतियाँ लाता है जिससे समाज में माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यक यानी मुसलमान, क्रिश्चियन, समाज के दलित, समाज में महिलाएं और आदिवासी, इन पर एक नकारात्मक निगेटिव असर होता है एक। और दूसरा जो सांप्रदायिक हिंसा है, सांप्रदायिक हिंसा, कम्युनल वायलेंस, जो लगातार भारत में होती रही है, उसके कारण ख़ास तौर से माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ यानी धार्मिक अल्पसंख्यकों पर एक नकारात्मक निगेटिव प्रभाव होता है। उनके ऊपर किस प्रकार से हिंसा होती है। और इसमें माइनॉरिटीज़ में भी भारत में दो बड़ी माइनॉरिटीज़ हैं, एक मुसलमान, दूसरे क्रिश्चियन। मुख्य हिंसा अभी तक जो हुई है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हुई है, और 1990 के दशक के बाद से ईसाइयों के ख़िलाफ़ भी हिंसा चालू हुई है। और ये ईसाइयों के ख़िलाफ़ की हिंसा के कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके कुछ और गुण हैं जो हम आगे आने वाले एपिसोड में देखेंगे। शुरुआत में हम देखने की कोशिश करेंगे ये मुस्लिम विरोधी हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा, इसका चरित्र क्या है। पहले हमें ये समझना होगा कि ये शुरुआत में जो हिंसा थी वो सांप्रदायिक हिंसा थी। सांप्रदायिक हिंसा यानी एक तरफ हिंदू ग्रुप थे, दूसरी तरफ मुसलमान ग्रुप थे। या ये भी कह दूं कि जो हिंसा करने वाले लोग होते हैं वो तो केवल ऊपरी दिखने वाले फुट सोल्जर होते हैं, जो केवल अपने हाथ में हथियार उठाते हैं। इनके पीछे संगठन होते हैं, राजनीति होती है, विचारधारा होती है, और वो लोग आपको सड़क पे नहीं दिखेंगे। वो अपने एयर कंडीशन ऑफिसेस, महलों में, घरों में बैठकर इस पूरी हिंसा का संचालन और नेतृत्व करते हैं। तो ये जब हिंसा की हम बात कर रहे हैं, कम्युनल वायलेंस की बात कर रहे हैं, तो भारत में इसकी शुरुआत भी वही अंग्रेज़ों के आने के बाद से हुई। बाद के एपिसोड्स में हम देखेंगे, पहले मुसलमान राजा थे, हिंदू राजा थे, हिंदू प्रजा थी, मुसलमान प्रजा थी, उनके संबंध किस प्रकार से मेल जोल के संबंध थे वो हम बाद में देखेंगे। पर यहाँ हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि सांप्रदायिक हिंसा की जो शुरुआत हुई वो मुख्य रूप से अंग्रेज़ों के आने के बाद हुई। और अंग्रेज़ों के आने के बाद भी इसकी शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि अंग्रेज़ों ने अपनी फूट डालो और राज करो की नीति के चलते इतिहास को इस प्रकार से लिखवाया जिसमें राजाओं के राज्य को उनके धर्म से जोड़ दिया। तो किंग्स बिकेम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिलीजन्स, विच इज़ टोटली रॉन्ग। राजा धर्म का प्रतिनिधि नहीं होता, राजा धर्म के लिए शासन नहीं करता, राजा सत्ता और संपत्ति के लिए शासन करता है। किंग्स रूल फॉर पावर एंड वेल्थ। तो खैर, उसको अंग्रेज़ों ने ख़ास तौर से उनकी जो पहली किताब उन्होंने यहाँ इंट्रोड्यूस की थी, क्योंकि कोई भी जो उपनिवेशवादी ताकतें होती हैं, एम्पायर्स होते हैं, वो फूट डालो और राज करो की नीति में विश्वास रखते हैं। उसको जब चाहा तेज कर देते हैं, जब चाहा धीमा कर देते हैं। तो पहले भी उन्होंने जब यहाँ आए तो एक ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स मिल ने एक किताब लिखी जिसका शीर्षक था हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये किताब ख़ास तौर से ICS ऑफिसर्स को ट्रेन करने के लिए लिखी गई, और उसमें उन्होंने सांप्रदायिकता की सोच को डाल दिया, कम्युनलिज्म की सोच को उसमें डाल दिया। कैसे डाला? उसमें उन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा। पहला भाग
हिंदू युग, फिर दूसरा मुस्लिम युग और तीसरा आधुनिक ब्रिटिश युग। अब पहले इसको सोचिए, इसमें उनकी चालाकी क्या है कि हिंदू युग कहते हैं, मुस्लिम युग कहते हैं, पर खुद के पीरियड को वो क्रिश्चियन युग नहीं कहते, वो खुद के युग को ब्रिटिश युग कहते हैं। खैर, एक बात ही हो गई। और इसमें जो मोटे तौर पे उन्होंने एक ब्रॉड बड़ा चित्र लेने की कोशिश की कि हिंदू युग, क्या उस समय इस प्रकार से हिंदू राजा थे, कितने अलग अलग धर्मों के राजा उस पीरियड में थे, ये भी एक बात है। और दूसरा मुस्लिम युग में भी पूरे भारत में कोई मुसलमान राजाओं का राज्य नहीं था, कई जगहों पर हिंदू राजाओं का राज्य था। और तीसरा क्या हम इतिहास का वर्गीकरण राजा के धर्म से कर सकते हैं? जो इतनी बड़ी प्रजा है, जो मेहनत करती है, जो अन्न का उत्पादन करती है, सामान का उत्पादन करती है, क्या हम उसके आधार पे हम वर्गीकरण नहीं कर सकते? तो खैर, ये उनके एक निश्चित रूप से चाल थी। और इसके कारण दूसरा, उन्होंने राजाओं को उनके धर्म से जोड़ दिया। अब ये इसको कहते हैं कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी। कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी यानी ऐसा प्रकार का इतिहास जिसमें राजा के धर्म के माध्यम से उसके राज्य को देखा जाता है, राजा के धर्म के चश्मे से उसके राज्य को देखा जाता है। कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी, सांप्रदायिक इतिहास लेखन का तरीका। और इसमें फिर उन्होंने, उसमें दो बातें हो जाती हैं। एक तो पूरा सभी हिंदू राजा एक सरीके हो गए, सभी मुसलमान राजा एक सरीके हो गए, और उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उनके जो गुण थे, उनको आज के हिंदू और मुसलमानों पर डाला जाता है कि हिंदू महान थे, आज के हिंदू महान हो गए, हिंदू राजा महान थे, आज के हिंदू महान हैं, मुसलमान राजा बहुत ख़राब थे, आज के मुसलमान बहुत ख़राब हैं। और इसका उल्टा इतिहास पाकिस्तान में जो सांप्रदायिक राजनीति चलती है, उसमें केवल मुसलमान राजा महान है, मुसलमान राजा शक्तिशाली है, हिंदू राजा कायर है, उसका कोई ये नहीं है, और उसका रिफ्लेक्शन, उसका प्रतिबिंब आज के हिंदुओं पर पड़ता है। तो ये एक तरीका है इतिहास को देखने का। और इतिहास को देखने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, उसको हम छोटे से में देख लेते हैं। इसमें जो बात आई उसमें ख़ास तौर से आज मैं उस भाग को छोड़ दूंगा जो मुस्लिम सांप्रदायिक ताकतों ने हिंदुओं के खिलाफ नफ़रत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया, उसको हम थोड़ा छोड़ देते हैं। उसकी ज़्यादा समस्या पाकिस्तान में रही, बांग्लादेश में थोड़ी हो सकती है। हम अपने भारत पर जो फोकस करेंगे तो उसके आधार पर उन्होंने कहा कि ये जो मुसलमान राजा हैं, ये इन्होंने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़कर हिंदू धर्म का अपमान किया, ये एक बहुत बड़ी बात कही गई। और दूसरा कहा गया, मुसलमान राजा एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कुरान लेकर आए, उन्होंने तलवार से लोगों को डराया और कुरान को लोगों को स्वीकार करने पर मजबूर किया। ये शुरुआत की जो नफ़रत की भावना थी वो लाई गई। बाद में तो खैर उसमें नियमित रूप से उसमें जुड़ाव, नई नई चीज़ों का जुड़ाव होता गया। मैं इस एपिसोड में इस बात पर फोकस करूँगा कि जो मुसलमान राजाओं के आधार पर आज के मुसलमानों पर एक प्रतिबिंब डाला गया, उस बात पर मुख्य रूप से मैं फोकस करूँगा। कहा गया कि मुसलमान राजाओं ने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, मुसलमान राजा घोड़े पर बैठकर आए, उनके एक हाथ में तलवार थी, एक हाथ में कुरान थी, और उन्होंने ज़बरदस्ती से यहाँ इस्लाम फैलाया। ये दो मुख्य बातें हैं जिसके आधार पे बहुत सारी चीज़ें शुरू हुई और बाद में उसमें दूसरी बातों को जोड़ा जाने लगा। जैसे इनके परिवार बड़े होते हैं, मुसलमान आतंकवादी होते हैं, ये देश के प्रति वफ़ादार नहीं होते, इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, मुसलमान राजाओं ने जजिया टैक्स लगाया, ये सब चीज़ों को उसमें जोड़ दिया गया। मेरा पहला सवाल ये है, क्या मुसलमान राजाओं के चरित्र से आज के मुसलमानों को जोड़ा जा सकता है? ये पहला सवाल है। क्या मुसलमान राजाओं में भी केवल हम औरंगज़ेब जैसे राजाओं को लेंगे और उसके आधार पे पूरे मुस्लिम राजाओं को देखेंगे? ये दूसरा सवाल है। और तीसरा, जो मैंने सांप्रदायिक इतिहास की बात कही, उसमें एक तीसरी बात होती है सेलेक्टिव हिस्टोरियोग्राफी। सेलेक्टिव हिस्टोरियोग्राफी यानी वो राजा ने 10 मंदिरों को दान दिया, 2 मंदिरों को तोड़ा, तो 10 मंदिरों को दान दिया वो उसको हम नहीं देखते, 2 मंदिरों को तोड़ा
उसके आधार पे अपनी समझ, अपनी सोच बना लेते हैं। तो खैर, इन पर हम देखेंगे इसमें सच्चाई क्या है। कुछ सच्चाई तो है, और उसके ऊपर जो पूरा एक झूठ का मुलम्मा लगाया गया, उसको विस्तृत करके किया गया, उसको हम देखेंगे। पर जब हम सांप्रदायिक हिंसा की बात करते हैं तो एक बात स्पष्ट है कि सांप्रदायिक हिंसा होती नहीं है, सांप्रदायिक हिंसा करवाई जाती है। और ये सांप्रदायिक हिंसा वो लोग करवाते हैं जिन राजनीतिक ताकतों को लगता है कि इससे हमारा फ़ायदा होगा। यहाँ मैं एक आपको सरल उदाहरण दूंगा। आप में से ज़्यादातर लोगों ने भीष्म साहनी के सीरियल तमस को देखना चाहिए। तमस सीरियल में मुझे याद है एक मुसलमान पॉलिटिशियन जो बड़ा प्रॉपर ड्रेस में रहता है, वो ओमपुरी नाम के दलित के पास आता है। वो ओमपुरी को कहता है, ये तुम 5 रुपये लो, 5 रुपये उस समय बहुत बड़ी चीज़ थी, ये 5 रुपये लो और एक सूअर को मार के मस्जिद में डाल दो। ओमपुरी कहता है, बिल्कुल अच्छी बात है, मेरे लिए तो आज मुझे रोज़ी मिल गई, पर ये बताइए, मैं तो सूअर को मारूंगा, मुझे तो पैसे मिलेंगे, आपका इसमें क्या फ़ायदा है? तो पॉलिटिशियन बोलता है, मुस्लिम पॉलिटिशियन बोलता है, इससे मैं समाज में नफ़रत फैलेगी, मैं फैलाऊंगा समाज में कि हिंदुओं ने सूअर को मार के मस्जिद में डाल दिया, मस्जिद अपवित्र होगी, उससे दंगे होंगे और दंगों में मेरा ओहदा बड़ा हो जाएगा। याद रखिए, मेरी शक्ति बड़ी हो जाएगी। और यही बात आगे आती है। अभी अभी येल यूनिवर्सिटी में यही रिसर्च आया है। येल यूनिवर्सिटी का रिसर्च कहता है कि जहाँ भी दंगे करवाए जाते हैं वहाँ सांप्रदायिक पार्टी की सत्ता, सांप्रदायिक पार्टी का चुनावी मजबूती पहले से ज़्यादा हो जाती है। खैर, इस बात को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो दंगे करवाए जाते हैं, दंगे करवाने के पीछे एक तो अफवाहों का बहुत बड़ा हाथ होता है आज भी। दूसरा, दंगों के पीछे जो बात होती है कि समाज में एक प्रकार की नफ़रत का स्तर पैदा किया जाता है और ये लगातार चल रहा है। दूसरे समाज को अदरिंग, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कि ये वर्सेस वो, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन, तो इसमें क्रिश्चियन और मुस्लिम को अदर दूसरा बनाया जाता है और उनके खिलाफ कुछ चीज़ों को नफ़रत का आधार बनाया जाता है। और ये नफ़रत होती है, इसीलिए दंगे करवाए जा सकते हैं। जैसे यहाँ एक दूसरा उदाहरण दूंगा, इसको हम बाद में भी देखेंगे। जैसे केओंझर, मनोहरपुर, ओडिशा में पैस्टर ग्राहम स्टेन्स को ज़िंदा जलाया गया। हैरानी हो गई कि भाई एक पैस्टर को जो प्रचार करता है उसको ज़िंदा कैसे जलाया गया। तो उसके पीछे पता चला जो बजरंग दल के दारा सिंह थे, बजरंग दल के दारा सिंह ने प्रचार किया कि ये जो ईसाई मिशनरी आया है, ये लेप्रेसी का काम तो बहाना है, इसका असली उद्देश्य है लोगों को ईसाई बनाना और ये हिंदू धर्म के लिए खतरा है। धर्म पे खतरा, हमने इससे पहले बात की थी। कब कहा जाता है हमारा धर्म खतरे में है, तो उसने भी वही बात की, ये हमारे धर्म के लिए खतरा है, और उसने लोगों को जमा किया और पैस्टर को जला सका। यानी दंगों के पहले, सांप्रदायिक कृत्य के पहले नफ़रत एक फैलाई जाती है और आज वो नफ़रत का स्तर बहुत बड़ा हो गया है। जैसे मैंने बताया और इसको बार बार दोहरा रहा हूँ, सरदार पटेल ने इस बात को पहचाना कि महात्मा गांधी की हत्या ऐसे ही नहीं हो गई। महात्मा गांधी की हत्या हो सकी क्योंकि समाज में नफ़रत फैलाई गई थी, और इस नफ़रत के बाद जो होता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये दो चीज़ें। तीसरी बात मैं जो कॉन्क्रीट उदाहरण लेने के पहले कहना चाहूँगा वो ये है कि अंग्रेज़ों के समय जो दंगे थे वो दंगे थे, यानी उसमें एक तरफ हिंदू लोगों को भड़काया जाता था, मुस्लिम लोगों को भड़काया जाता था, और ख़ास ज़्यादातर ये जिन लोगों को भड़काया जाता है वो गरीब होते हैं, ज़्यादातर वो मेहनतकश लोग होते हैं, ज़्यादातर बेकार लोगों के दिमाग में इस बात को भरा जाता है। जो संभ्रांत लोग हैं वो उनको आशीर्वाद देते हैं, उनको बाकी तौर से मदद करते हैं, उनको ज़्यादातर तो चोट नहीं कहती। दंगों में सबसे पहले गरीब मारा जाता है। तो ये उसका दूसरा चरित्र देख लीजिए, किन गरीबों को मारा जाता है, उनके हाथ में हथियार कैसे दिए जाते हैं, ये उसकी दूसरी बात है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि पहले दंगे जैसे दोनों तरफ से होते थे, पर ब्रिटिश
एक तरफ से फूट डालो और राज करो की नीति, और दूसरी तरफ से दंगे होने के बाद पुलिस थोड़ी सी निष्पक्षता से, न्यूट्रल तरीके से, इम्पार्शली काम करती थी। अब ये अपने आप में एक अंतर्द्वंद है कि दंगे हो रहे और उसमें जो ख़ास तौर से पुलिस है वो निष्पक्ष रोल कर रही है, जबकि आज़ादी के बाद धीरे 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 पुलिस का पक्षपात बढ़ता गया और ज़्यादातर दंगों का कारण मुसलमानों को बताया गया। ज़्यादातर दंगों में ज़्यादातर मुसलमान ज़्यादा मारे जाने लग गए और दंगों के बाद पुलिस ज़्यादातर मुसलमानों को ही अरेस्ट करने लग गई। ये जो मैं कह रहा हूँ डॉक्टर विभूति नारायण राय की एक रिसर्च है, कॉम्बैटिंग कम्युनल वायलेंस, जो उन्होंने पुलिस ऑफिसर के रहते हुए एक डॉक्टरल रिसर्च किया था, ये उपलब्ध है। और उसमें ये बताया उन्होंने कि पुलिस का रवैया जो होता है, क्योंकि पुलिस भी वैसे तो देखा जाए तो समाज का भाग है, जिस चेतना के आधार पे, जिस नफ़रत के आधार पे दंगे फैलाए जाते हैं, उनमें उस प्रकार की चेतना बहुत प्रकार के हमारे सरकारी यंत्रणा में भी होती है। खैर, तो इसी के साथ साथ हम देख लें ये जो है सांप्रदायिक इतिहास लेखन। ये सांप्रदायिक इतिहास लेखन अंग्रेज़ों के समय शुरू हुआ और इसमें तेज़ी कब आई? सांप्रदायिक इतिहास लेखन को एक नीति का भी रूप दिया गया, जो नीति ब्रिटिश सरकार के ऑफिसर्स ने लगाई, और ये नीति का रूप दिया गया ख़ास तौर से 1857 की क्रांति के बाद। आपको याद होगा 1857, मैं इसको क्रांति कहता हूँ। ये किसान विद्रोह, किसानों में बहुत असंतोष था, कई राजाओं में भी असंतोष था, और उसको लेके एक क्रांति हुई। और उसमें याद रखिए, इसकी चिंगारी, इस क्रांति की चिंगारी मंगल पांडे ने लगाई। इसका नेतृत्व बहादुर शाह जफ़र ने किया, और बहादुर शाह के जफ़र के साथी थे तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी। हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े। अंग्रेज़ों को लगा अगर ये इसी प्रकार की इनमें एकता रही तो हमारी सत्ता डगमगा जाएगी, तो उन्होंने जो शुरुआत की थी जेम्स मिल की किताब से, उसको और तेज़ कर दिया। और यहाँ जो सरकारी अफसर थे, जब मौका मिला वो इस प्रकार की बातों को, हिंदू मुसलमान के बीच में दुराव लाने की बातों को, नफ़रत लाने की बातों को तेज करते गए। अब मैंने क्योंकि इतिहास लेखन की बात की है, तो निश्चित उदाहरण लेने के पहले मैं इसको पूरा कर लेता हूँ। और इसमें इतिहास लेखन का एक दूसरा तरीका रहा है। मेरी ज़िंदगी के बहुत सारे सरप्राइजेस, आश्चर्यों में एक ये है कि जब मैंने हिंद स्वराज में गांधी जी के इतिहास के समझने के तरीके को देखा, मुझे आश्चर्य हुआ। मुझे कभी लगा नहीं कि गांधी जी इतिहास के बारे में कुछ कमेंट करेंगे, कुछ कहेंगे, कुछ टिप्पणी करेंगे। हिंद स्वराज पढ़ते समय 2 पेजेस में विस्तार में गांधी जी कहते हैं, भारत में मुसलमान राजा भी थे, हिंदू राजा भी थे। हिंदू राजाओं के समय मुसलमान प्रजा ये अपने चैन से रहती थी, मुसलमान राजाओं के अंडर में हिंदू प्रजा चैन से रहती थी। यानी इस प्रकार का कोई काम नहीं था कि भाई मुसलमान राजा है तो हिंदुओं पे अत्याचार करेगा, हिंदू राजा है तो मुसलमानों पे अत्याचार करेगा। ये एक प्रकार का इतिहास लेखन जो यहाँ की सच्चाई को बयान करता है। और इसी सच्चाई का एक और भाग महात्मा गांधी के शिष्य जवाहरलाल नेहरू अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कहते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में वो बताते हैं कि यहाँ हिंदू मुसलमान दोनों की सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, कला, खाने पीने की चीज़ों में मेल जोल हुआ, और उसी से गंगा जमनी तहज़ीब, ये उनका बहुत विशेष शब्द है, गंगा जमनी तहज़ीब। गंगा जमनी तहज़ीब से वो सब क्या समझते हैं? हिंदू मुसलमानों के बीच में मेल जोल। और कई बार लोग कहते हैं कि हमारी टॉलरेंस हम लोग स्वीकार करते हैं। मेरे ख्याल से टॉलरेंस शब्द छोटा है। टॉलरेंस से आगे जाकर मैं कहूँगा एक शब्द है एक्सेप्टेंस, स्वीकार। हम दूसरे लोगों को स्वीकार करते हैं। और उसके आगे मैं कहूँगा स्वीकार ही नहीं करते, हम एक दूसरे को सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे के साथ उत्सव मनाते हैं। तो खैर, ये तीनों प्रकार की चीज़ों में ये एक दूसरा इतिहास लेखन, जिसको हम कह सकते हैं राष्ट्रवादी इतिहास लेखन है। और एक तीसरे प्रकार का इतिहास लेखन है जो कई वामपंथी इतिहासकारों ने,
कई सबॉल्टर्न हिस्टोरियंस ने लिखा है, जिसमें उन्होंने ये बात को पे ज़्यादा ध्यान दिया है कि समाज में उत्पादन कौन करता था और समाज को किसने बनाया। क्या समाज को राजाओं ने बनाया? समाज में असली उत्पादक कौन है, और उसके हिसाब से दलितों की क्या परिस्थिति थी, औरतों की क्या परिस्थिति थी, मज़दूरों की क्या परिस्थिति थी। इस आधार पे एक तरफ लेफ्ट हिस्टोरियंस ने काम किया, दूसरी तरफ सबऑल्टर्न हिस्टोरियंस ने काम किया। तो इतिहास लेखन के 4-5 तरीके मैंने समझने की कोशिश की है, और उसमें आज जो प्रचलित है वो तो एक राजनीतिक संगठन के कारण है, उसका नाम हम ले चुके हैं, और वो है हिंदू बनाम मुस्लिम। पूरे इतिहास को हिंदू बनाम मुस्लिम में रंगना ये अचानक नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे दिमागों में, हमारे मीडिया में इस प्रकार की चीज़ों को जो विकसित किया गया है, ये उसका परिणाम है कि मीडिया का एक बड़ा तबका इस बात को प्रचलित कर सकता है कि ये कोरोना जिहाद है, ये कोरोना बॉम्ब बना रहे हैं, यानी मुसलमान कहीं तो भी कोरोना के लिए भी दोषी है। और खुदा न खास्ता ये होना कि कई जगहों पर ये बातें आज स्कूल के बच्चों के बीच में भी जा रही हैं कि कोरोना जो फैला वो मुसलमानों के कारण फैला। खैर, ये नफ़रत का एक उच्चतम बिंदु, अब उच्चतम मैं कैसे कह रहा हूँ, इससे भी ख़राब हो सकती है नफ़रत तो। खैर, ये एक बड़ा बिंदु नफ़रत फैलाने का यहाँ आया, और उसकी जो शुरुआत हुई, यही हमारे यहाँ सांप्रदायिक हिंसा का आधार है। और ये सांप्रदायिक हिंसा के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, उसमें से 1-2 कंपोनेंट्स हम लेने की कोशिश करेंगे, और उसके आधार, क्योंकि आज जो नफ़रत पैदा करने वाली फैक्ट्रियाँ हैं, वो सोशल मीडिया में हो, पॉलिटिकल पार्टी के आईटी सेल्स में हो, बड़े संगठनों की शाखाओं में हो, वो इतनी बड़ी हैं कि नया नया रोज़ मटेरियल आपके सामने आता जाएगा जो नफ़रत फैलाने में, लोगों के बीच में एक मजबूती से काम करेगा। इसको हम एक एक करके देखेंगे, और अपने अगले एपिसोड में हम ख़ास तौर से ये देखेंगे जो सबसे बड़ी बात हुई, जिसके नाम पे बहुत बड़ा कैंपेन हुआ, राम मंदिर के नाम पर। ये मंदिर तोड़ने के पीछे की राजनीति क्या थी। उसके बाद हम देखेंगे भारत में इस्लाम कैसे आया, लोगों ने इस्लाम को कैसे स्वीकार किया, और इसके आधार पर हम एक चित्र बनाने की कोशिश करेंगे कि नफ़रत जो सोशल कॉमन सेंस, जिसको मैं के रूप में समझता हूँ, ये जो हमारे बीच में एक प्रकार के विचार बनाए गए हैं, विचार ऑटोमेटिक नहीं बने। जैसे मैं कहता हूँ, मध्ययुगीन काल में कुछ विचार थे कि भाई राजा हमारे भगवान का प्रतिनिधि है, वहाँ तक थे। जहाँ तक हिंदू मुसलमानों का सवाल है, हिंदू क्रिश्चियंस का सवाल है, इस प्रकार के विचार नहीं बने थे। तो ये अंग्रेज़ों के आने के बाद जो एक सामाजिक सोच बनाया गया, उसके कारण अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफ़रत हुई। बाद में खैर सांप्रदायिक संगठनों ने इसको उठाया, और अभी तो सोशल मीडिया, बड़ा एक मीडिया का तबका इसको फैलाता है, और उसको ऐड ऑन करने के लिए एक फ़ेक न्यूज़ नाम की भी चीज़ आ गई है। जैसे मुजफ्फरनगर में जब दंगे करवाए गए, तो एक वीडियो को वायरल किया गया कि एक मुसलमान दिखने वाली भीड़ 2 नौजवानों को पीट रही है। तो कहा गया हिंदुओं को मुसलमान मार रहे हैं, ऐसा कहा गया। बाद में जब जानकारी ली तो पता चला वो जो क्लिप था, वो क्लिप पाकिस्तान का था। पाकिस्तान में एक मुस्लिम भीड़ 2 चोरों को पीट रही थी, उसका वीडियो यहाँ वायरल किया गया, जिसके आधार पे नफ़रत और फैलाई गई। इसी प्रकार की चीज़ें जो हो गई, तो अभी सोशल मीडिया का एक बड़ा भाग हो गया है फेक न्यूज़, डॉक्टर वीडियोज़ के आधार पे नफ़रत फैलाना। और यहाँ मैं थोड़ा सा अंत में उल्लेख कर दूँगा, मानव समाज के, आज के समाज के एक महान सोशल वर्कर, जिन्होंने ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों के लिए बहुत काम किया है, नोम चॉम्स्की की एक थ्योरी है। जब अमेरिका दुनिया भर के देशों में आक्रमण कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार को मीडिया के माध्यम से लोगों की सहमति का निर्माण करना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये सोशल कॉमन सेंस ये मैन्युफैक्चर किया गया है, इसको बनाया गया है, इसको उन ताकतों ने बनाया है जो ताकतें यहाँ दंगे
जिन ताकतों को यहाँ दंगे करवाने से फ़ायदा होता है, जिनकी राजनीतिक ताकत बढ़ती है। ऐसे ही आज उन्होंने और भी जो बातें कही, एक थिंकेबल थॉट, अनथिंकेबल थॉट, यानी ऐसे विचार जिसको सोचा जा सकता है और ऐसे विचार जिसको सोचा नहीं जा सकता। वो अभी दुनिया में आतंकवाद को हम बाद में चर्चा करेंगे, पर भारत में एक बात आ गई, कहीं भी आतंकवाद की घटना हो गई तो थिंकेबल थॉट, सोचने लायक विचार ये था कि ये मुसलमानों ने किया होगा। कहीं किसी साध्वी की, किसी संत की मोटरसाइकिल या दूसरा उल्लेख भी मिला तो थिंकेबल थॉट में वो चीज़ नहीं आती थी। तो खैर, हमें तार्किक तरीके से, वैज्ञानिक रूप से समाज की चीज़ों को समझना है। तो अपने अगले एपिसोड्स में इसके लिए हम मंदिर तोड़ने की बात, समाज में धर्मांतरण की बात, इस्लाम के फैलने की बात, और उसके बाद एक एपिसोड में हम देखेंगे कि ईसाई विरोधी हिंसा जो है उसके मूल में भी किस प्रकार से नफ़रत फैलाने का काम किया गया। आपका बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए इन एपिसोड्स को। थैंक यू वेरी मच।